गावा सर, अब हम लोग चलेंगे उस कंपनी की तरफ बात करने के लिए जो आज केवाईसी में हमारे मेहमान हैं। अनिल गुप्ता जी। अनिल गुप्ता जी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं KEI इंडस्ट्रीज़ के। ये वायर एंड केबल्स बनाने वाली देश की एक प्रमुख कंपनी है और क्लोज टू 7% मार्केट शेयर है KEI इंडस्ट्रीज़ के पास। केबल ऑन वायर क्या मतलब, जैसे अगर पूरे देश को एक एक शरीर मान लें तो उसके अंदर जो नसें दौड़ती रहती हैं ना, वैसे ही केबल और वायर्स पूरे देश में चलाते हैं, जिसके थ्रू आपको बिजली मिलती है। आपका मोबाइल के लिए टावर लगते हैं, 5G 3G, ग्रीन एनर्जी, ब्लू एनर्जी, तरह तरह की जो चीज़ें होती हैं वो केबल और वायर से कनेक्ट होती हैं। रेलवे में बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब KEI इंडस्ट्रीज़ का इस समय क्या हालचाल है और ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या हैं इस इंडस्ट्री के लिए। गुप्ता सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Q2 के नंबर्स हमने देखे, बेहतर थे और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि Q3 में भी आप ऐसे ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे और मार्जिन इंप्रूव हो गया होगा। लेकिन मैं नंबर से ज़्यादा इस चीज़ में दिलचस्पी रख रहा हूँ कि बिजनेस मॉडल और ट्रिगर समझे। जैसे लोग कहते हैं कि कैपेक्स का प्रॉक्सी है आपकी इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री कैपेक्स करेगी तो ज़रूरत पड़ेगी उसको, और हमने पिछले दिनों देखा है कि बहुत सारे ऐलान बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से किए गए हैं। तो क्या इसका फ़ायदा हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, नमस्कार। धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो इंडस्ट्रीज अनाउंस कर रही हैं एक्सपेंशंस, कोई भी इंडस्ट्री जब लगती है तो उसमें सब्सटेंशियल क्वांटिटी के अंदर वायर एंड केबल्स यूज किया जाता है। स्पेशली केबल्स की कंजम्पशन काफी ज्यादा होती है। जो इंफ्रा पाइपलाइन है इस टाइम, रेलवेज, मेट्रोज, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स या कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जिसके अंदर सारे देश में हॉस्पिटल्स या और दूसरी बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, या रेजिडेंशियल सेक्टर है, इसमें काफी इस टाइम बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। और मैं समझता हूं कि जो डिमांड है केबल की वॉल्यूम टर्म्स में इस साल हमें उम्मीद है कि 20% के करीब बढ़ेगी। और इसका फायदा जो है जितनी भी फोकस्ड केबल कंपनीज हैं इसमें सभी को होगा। 19-20 रेवेन्यू भी आपका ऐसे ही बढ़ेगा 20-22% के आसपास सर? देखिए, रेवेन्यू इज ए मैकेनिज्म ऑफ इनपुट प्राइसेस। तो अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस अभी इसी लेवल पर रहते हैं तो रेवेन्यू जो है, मैं उम्मीद करता हूँ ओवरऑल पूरे साल में 17 से 18% बढ़ना चाहिए। बिकॉज थोड़ा पिछले साल से थोड़े से कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइस कम हुए हैं या दूसरे इनपुट के भी कॉस्ट कम हुए हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा रेवेन्यू बट फिर भी क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग है तो मैं समझता हूं कि 18% के करीब मोटा मोटी पूरे साल में ग्रोथ आना चाहिए इन रेवेन्यू टर्म्स ऑल्सो। सर, आप एल्यूमिनियम ज़्यादा यूज़ करते हैं कि कॉपर ज़्यादा यूज़ करते होंगे मेरे ख्याल में? नहीं, दोनों ही यूज करते हैं। हमारा कॉपर और एल्यूमिनियम लगभग 50-50% का रेशियो है। सर, एल्यूमिनियम के दाम 46% गिरे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था बाई चांस रियल एस्टेट की, तो उसमें देखा कि एल्यूमिनियम की कीमतें 46% और स्टील की 6%। 46% नहीं गिरे हैं। हाँ वो आप जो है पीक एलएमई से, हाँ, पीक से। पीक एलएमई आधा 15 दिन रही थी, एक महीना रही थी जब ये रशिया यूक्रेन वार चला था। हाँ, अदरवाइज वो पूरे साल का एवरेज नहीं था। अगर हम पूरे साल का एवरेज लें तो मेरे ख्याल से जो एल्यूमिनियम है वो 7-8% से ज्यादा नहीं गिरा है पिछले साल से। तो इसका और फायदा होगा आपको, मार्जिन सुधर जाएंगे क्या? हाँ, मार्जिन्स, देखिए मार्जिन्स का इससे ज्यादा ताल्लुक नहीं होता है। हम अपने इनपुट कॉस्ट को और सेलिंग प्राइस को हमेशा एक पैक करके चलते हैं। चाहे जब प्राइसेस बढ़े थे तब भी हमने कोई नुकसान नहीं किया, और जब घटे हैं तो भी हमें उसमें कोई ज्यादा फायदा होने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि जब प्राइस बढ़ते हैं उस टाइम भी हमारे पास ऑर्डर्स बुक्ड होते हैं, और जब गिरते हैं तब भी ऑर्डर्स बुक्ड होते हैं। तो ओवरऑल पूरे साल के अंदर वो अपने आप को एवरेजिंग बेसिस पे एवरेज पे ले आता है। जहां हमारा में जो इबिटा मार्जिन है वो हमेशा 10 से 11% के बीच में रहता है, और मैं समझता हूं कि आज जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा इबिटा मार्जिन हम 10.5 से 11% के बीच में उम्मीद कर सकते हैं।
गुप्ता सर आपने बिल्कुल सही कहा, आपका ये 10% कैपिटल ना एकदम फिक्स है, मतलब फेविकोल टाइप का चिपक गया है वो। ये इन्वेस्टर पूछते हैं सबसे कि ये भाई थोड़ा बढ़ना चाहिए ना, अब ये एकदम आपने ऐसा मतलब प्रेडिक्टेबल बना दिया है। नहीं नहीं, मैंने बताया ना 10.5 से 11% हो सकता है। देखिए मार्केट कॉम्पिटिटिव भी है अल्टीमेटली। अगर आपको वॉल्यूम्स भी मेंटेन करने हैं तो आपको और मार्केट्स को में आपको कॉम्पिटिटिव भी रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये थोड़ी है प्राइस, हम थोड़ी डिटरमिन करते हैं प्राइस। जो 4-5 बड़ी कंपनियां हैं जो इस ट्रेड में काफी स्ट्रांग है, वो सब मिलके आपस में कॉम्पीट करती हैं और डिटरमिन करती हैं। ओके सर, डिमांड सिनेरियो कैसा चल रहा है? चूंकि सब तरफ तो दिख रहा है कि बहुत कामकाज चल रहा है, रियल एस्टेट भी बूम कर रहा है, अब केबल 5G भी आ गया, ग्रीन एनर्जी में बहुत इस्तेमाल हो रहा है, रेलवे में लाखों करोड़ के कैपेक्स के अनाउंसमेंट हो रहे हैं। तो डिमांड कैसी है? रोबस्ट है या ठीक है, ओके टाइप की है, कैसी है? नहीं, डिमांड बहुत रॉबस्ट है। एंड मैं समझता हूँ कि ये अभी जो स्थिति है वो अगले साल ये और इम्प्रूव होगी। मतलब डिमांड विल बी फर्दर एनहेंस्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एंड द ग्रोथ मोमेंटम जो है ये बना रहेगा अगले साल भी। और अगले साल नहीं, अगले 3 से 5 साल तक ये की विजिबिलिटी हमें है कि ये बना रहेगा। अगले साल भी ग्रोथ की डिमांड बनने की। एक्सपोर्ट मार्केट कैसा चला सर? वहाँ तो बड़ा लोग चिंता जाहिर करते रहते हैं। नहीं, हमारा एक्सपोर्ट मार्केट इस साल काफी अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। मैं समझता हूं कि इस साल एक्सपोर्ट में भी हमारी 30 से 35% की ग्रोथ आएगी कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर बुकिंग इस टाइम बहुत स्ट्रांग है। सर कहाँ से ज़्यादा आ रही है? तो बड़ा अच्छी बात आप बता रहे हैं, सुनने बहुत चली। ये कैसे हो रहा है सर? बाकी तो लोग बड़ी परेशानियों की बात करते रहते हैं। ये देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर है जो वर्ल्ड ओवर थ्राइव हो रहा है, उससे हमें डिमांड आ रही है और ऑर्डर्स आ रहे हैं। दूसरा है सोलर सेक्टर, सोलर पावर, वो एक वहां से काफी डिमांड है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो ये अफ्रीका और कुछ और कंट्रीज से भी इस सेक्टर की भी डिमांड काफी स्ट्रांग है। गुप्ता सर, ये सोलर वाली बात तो बहुत ही पते की आपने बताई, लेकिन क्या ऑयल एंड गैस में कैपेक्स हो रहा है क्या? वो बहुत सारे लोग कहते हैं ESG कंप्लायंस, अभी इस सेक्टर में कौन निवेश करेगा, अब तो डाइंग सेक्टर है, जितना चल रहा है वही बहुत। कैपेक्स हो रहा है क्या एक्चुअली इसमें? सर बहुत ज्यादा कैपेक्स हो रहा है, मिडिल ईस्ट में बहुत कैपेक्स हो रहा है। हाँ। कुछ और अफ्रीकन कंट्रीज में जैसे नाइजीरिया है, या जिन कंट्रीज में भी ऑयल निकलता है, काफी अच्छा कैपेक्स हो रहा है। इवन इंडिया में भी, इंडिया की जितनी ऑयल कंपनीज हैं वहां कैपेक्स बहुत ज्यादा हो रहा है फॉर यू नो क्वालिटी अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो क्वांटिटी अपग्रेडेशन, द कैपेसिटी अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स। सर ये जो ग्रीन एनर्जी की एक बड़ी बात की जाती है, जो फ्यूचर ट्रिगर्स के बारे में लोग कहते हैं, इसमें मुझे इंडिया के संदर्भ में बताइए किस तरह का सिनेरियो है? देखिए, ग्रीन एनर्जी के बारे में अभी जो हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं वो करते हैं सोलर और विंड की। बट ज्यादा अभी बात होनी शुरू हो गई है हाइड्रोजन की। मुझे उसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, ये वाला जिससे आपका लेना देना है सर। हाँ, तो ये इसमें तो अच्छा ग्रोथ हो रहा है, स्पेशली सोलर के अंदर इन्वेस्टमेंट काफी आ रहा है और प्रोजेक्ट भी काफी एलोकेट हो रहे हैं। तो इसमें तो डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये वाला एक बढ़िया देखने को मिला है सर। वायर वाला जो है बहुत कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी शो करता है, जो आप भी अपने कॉन कॉल में कई बार जिक्र भी करते हैं। क्या अभी भी वहाँ प्राइसिंग को लेकर के यही सिनेरियो बना हुआ है? देखिए, वायर जो है वो मोस्टली ब्रांड परसेप्शन पे ज्यादा चलता है, और जहां पर भी ब्रांड स्ट्रांग होते हैं उन मार्केट्स में, और जहां डीलर नेटवर्क स्ट्रांग होता है तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू वो सेल अच्छी आती है। जहां तक प्राइसिंग प्रेशर का सवाल है, वो कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, बट ओवरऑल लेवल पर अगर मैं देखूं तो जो इबिटा मार्जिन इसमें 10.5-11% आता है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये मेंटेन रहेगा। देखिए, अगर प्लेयर्स बढ़ रहे हैं तो डिमांड भी बढ़ रहा है। सर पुल फैक्टर है कि पुश फैक्टर? आप डीलर की चर्चा कर रहे हैं ना, तो डीलर के थ्रू तो हो जाना चाहिए काम। दोनों हैं, पुल फैक्टर भी है। पुल फैक्टर आता है जब आप ब्रांड और एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, और पुश फैक्टर है जब डीलर इंसेंटिवाइज्ड है या इन्फ्लुएंसर्स इंसेंटिवाइज्ड है एंड दे पुश योर प्रोडक्ट। डीलर को चाहिए कुछ पैसे, तब वो आपके माल को आगे बढ़ाएगा। देखिए, अल्टीमेटली ही इज ए बिजनेसमैन, बट उसकी अगर कमाई नहीं होगी तो वो आपका माल क्यों बेचेगा?
यस और इस समय तो बड़े ब्रांड्स के बीच में कंपटीशन है, तो केबल और वायर के बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट हम लोग आजकल देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटेंसिफाई हो रही है इंडस्ट्री। और अच्छा, ये लोकल लेवल पे देखते हैं बहुत सारे छोटी मोटी कंपनियां अनब्रांडेड या जिनके माल बहुत सुपीरियर क्वालिटी नहीं होते, वो भी बहुत पुश करते हैं डीलर लोग साइड में, ये वाला ले लो, ये सस्ता भी है। आप लोग उसको कैसे टैकल करते हैं अगर आपका डीलर भी है तो? देखिए, हर एक का अपना अपना स्पेस है। ब्रांड, जो एक प्रोडक्ट ब्रांडेड है जो 15-20% महंगा है वो भी बिकता है, और जो बिल्कुल अनब्रांडेड है, जहां पर कंज्यूमर बिल्कुल लेमैन है, उसको कुछ पता नहीं है, तो वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट सस्ते प्राइस पर लेता है। लेकिन जो ब्रांड कॉन्शियस कस्टमर्स हैं या जो क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर्स हैं, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। और वो उन, जब देखिए, घर कोई एक बार बनाता है, रोज तो नहीं बनाता, तो आज उसको अगर एक अच्छा प्रोडक्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे 15-20% ज्यादा देना पड़ता है, तो वो उसको माइंड नहीं करता। गुप्ता सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। ये मतलब चेंजिंग इंडिया है कि लोग अब सरिया ब्रांडेड चाहिए, सीमेंट ब्रांडेड चाहिए, केबल वायर ब्रांडेड चाहिए। ये बहुत बड़ा एक चेंज हो रहा है और आप लोग उसके लीडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से कैटर किया है। पूरी बातचीत में सर मुझे ये समझ में आया कि डिमांड बहुत रोबस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन आप कह रहे हैं कि इस बार आप इम्प्रूव करके दिखाएंगे, 1.5-2% बढ़ा लेंगे और 18 से 20% की रेवेन्यू ग्रोथ आप करेंगे, राइट सर? ठीक है, बिल्कुल डन सर। हम लोग Q3 नतीजों के बाद फिर एक बार बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखते हैं बाजार की क्या स्थिति है, कितना दबाव अभी भी बना हुआ है।